गुड इवनिंग बच्चों। एसएसएन आईएएस पीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ गुप्ता और आज हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वो है मेंस पेपर 2014 के मुख्य परीक्षा पेपर 4। इसका नाम है एथिक्स यानी नीति शास्त्र। उसके अंतर्गत हम कुछ मॉडल आंसर्स को देखेंगे या हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए और उससे जुड़े एक दो फैक्ट जो एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोबारा वही क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ उस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अवधारणाएं यदि आ जाती हैं तो आप उसको पूर्ण तरीके से कर सकें, ऐसा हम आंसर देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एथिक्स का जो पेपर है उसमें 3 नंबर के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के। इस यानी कि 15 3 45 और 15 6 90, तो 120 नहीं 135 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। उसके अलावा 2 केस स्टडी आती हैं। केस स्टडी तो ऐसे हैं कि वो आपको सापेक्ष रूप में ही समझाया जा सकता है, ऐसा ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू नहीं हो पाएगा वो। लेकिन चलिए हम आंसर्स देखते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य का स्थान क्या है। तो अब ऐसे तो हम लिखा नहीं जा सकता कि स्थान जो है वो प्रथम है, द्वितीय है। तो आप क्या करेंगे कि 2-3 वर्ड्स रूट वर्ड्स हैं उसको आप तोड़ेंगे। एक तो लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा क्वेश्चन है नैतिक मूल्य। तो आपको पहले लाइन में नैतिक मूल्य क्या होते हैं उसकी परिभाषा देनी है। तो परिभाषा देने के अंतर्गत आप या तो किसी मनोवैज्ञानिक के हिसाब से परिभाषा दे सकते हैं या फिर कोई अपनी बनाई गई परिभाषा को भी शामिल कर सकते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट स्थान रखने वाले, कैसे स्थान है, एक विशिष्ट स्थान है, विशिष्ट स्थान रखने वाले आचरण यानी कि आपका व्यवहार या गुण, इसी को कहते हैं हम नैतिक मूल्य। अब दूसरे लाइन में आपने बताया कि क्या होते हैं, कैसे मतलब नैतिक मूल्य कौन कौन से होते हैं व्यक्ति के अंदर या एक लोक प्रशासन में कौन कौन से नैतिक मूल्य होने चाहिए। तो वो है सत्यनिष्ठा यानी कि इंटीग्रिटी, निष्पक्षता यानी कि इम्पार्शियलिटी, वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, उसके साथ है उत्तरदायित्व यानी कि अकाउंटेबिलिटी। अब आपसे पूछा क्या गया था कि स्थान क्या है, तो आप आखिरी लाइन में ये बताइए कि विकास मूलक प्रशासन, प्रशासन कैसे है, विकास मूलक है, लगातार कार्य की ओर अग्रसर है। तो विकास मूलक प्रशासन निर्माण में इनका यानी कि नैतिक मूल्यों का स्थान जो है वो सर्वोपरि है। देखिए नहीं बता सकते, तो आप ये बताइए कि इनका जो स्थान है वो सर्वोपरि है। चलिए बच्चों दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। नैतिक मार्गदर्शक के रूप में अंतरात्मा को परिभाषित कीजिए। तो यदि आप लिसनिंग और लर्निंग मोड पे नहीं आए हैं तो आप इसके नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाते समय आप एक पेन और पेपर जरूर साथ में रखिए, क्योंकि इसको हमें लिखना भी पड़ सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि नैतिक मार्गदर्शक के रूप में अंतरात्मा का स्थान या अंतरात्मा की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसको हमने 2 प्रश्नों को यदि हमने इसको तोड़ा तो हमें 2 चीजें मिल रही हैं। एक मिल रहा है नैतिक मार्गदर्शक और एक मिल रहा है अंतरात्मा। तो पहले लाइन में हमारा कार्य यही है कि हम अंतरात्मा को परिभाषित करेंगे। तो अंतरात्मा क्या है, यह आंतरिक विश्वास है यानी कि आपका एक इंटरनल बिलीफ है जो व्यक्ति को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये पहले लाइन में इसकी परिभाषा होगी। जबकि अब ये नैतिक मार्गदर्शक के रूप में क्या कार्य करती है, तो भैया नैतिक मार्गदर्शक के रूप में ये बताती है कि किसी व्यक्ति के गुण दोष का निर्णय करती है या गुण दोष का निर्णय करता है। क्या गुण होंगे या क्या दोष होंगे उसके अंदर, उसका निर्णय करता है ये नैतिक मार्गदर्शक के रूप में। इसका एक उदाहरण देकर के आप समझा सकते हैं। क्या उदाहरण है कि यदि व्यक्ति कोई सेवा में है और वो पहली बार रिश्वत ले रहा है तो उसके अंतरात्मा की आवाज आएगी कि यार ये क्या होगा, उसका गुण और दोष आ रहे हैं उसके, तो ये उसको ऐसा लगेगा, इंटरनल आवाज आएगी कंसाइंस से कि नहीं ये चीज गलत है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मनसी में। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य। देखिए इसमें सीधे 4 आर्य सत्य भी आप लिख सकते हैं।
कौन कौन से हैं 4 आर्य। पहला बेटा दुख, यानी कि बुद्ध ने सीधे कहा कि जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। देखिए ऐसे आप लोग लिखते हैं दुख, तो बेटा ये गलत है, ठीक है। आपको दुख ऐसे लिखना है, यानी कि विसर्ग के साथ, ठीक है। तो पहला है दुख, फिर है दुख समुदाय, यानी कि दुखों से भरा एक समुदाय है, एक ग्रुप है। तीसरा है दुख निरोध, यानी कि उसको दूर किया जा सकता है। और चौथा है बेटा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि कुछ ऐसे मार्ग बताए गए हैं जिनके द्वारा इन दुखों को दूर किया जा सकता है। तो ये बौद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। इस स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो देखिए गौतम बुद्ध ने मध्यम निकाय में इसका स्वयं वर्णन किया है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो 4 आर्य सत्य हैं ये मध्यम निकाय में बताया गया है। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो 1D में बोला है, सीधे कुछ क्वेश्चन पूछा था कि द रिपब्लिक के रचयिता कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखिए, सीधे लिखिए द रिपब्लिक के रचयिता प्लेटो, आपको 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे मॉडल आंसर पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए कि इसको लिखा प्लेटो ने है। देखिए नाम समझ में आया, रिपब्लिक मतलब ये राजनीतिक दर्शन से संबंधित होगा। तो बेटा राजनीतिक दर्शन के अलावा इसमें कला भी है, यानी आर्ट और शिक्षा एजुकेशन, और इसके अलावा कई और दर्शन की विधाएं भी शामिल हैं। और इस पुस्तक के अंदर साम्यवाद की जो अवधारणा है उसका हमें पहली बार वो यहाँ देखने को मिलता है, यानी कि साम्यवाद की अवधारणा की उत्पत्ति भी इसी द रिपब्लिक के माध्यम से हुई है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आपको सबको पता है कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र है। नाम से लग रहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स है, तो पर ऐसा नहीं है बेटा, ये एक राजनीति की पुस्तक है, यानी पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है इसमें। हाँ, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का राजनीति के साथ इन्होंने संबंध किया है किसने? कौटिल्य ने। आपको पता है कि कौटिल्य के और क्या क्या नाम है? तो एक तो हम इनको चाणक्य कहते हैं, ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य, और एक और नाम है इनका विष्णुगुप्त। चलिए इसमें अगर ये तो सीधा प्रश्न पूछा गया था कि कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र। लेकिन कभी अर्थशास्त्र पूछ ले सीधे तो आप क्या करेंगे कि ये बताएंगे कि ये राजनीति की पुस्तक है, पहला पॉइंट। आगे आप बताएंगे कि इसमें 15 अधिकरण हैं, यानी कि चैप्टर्स हैं। उसमें टोटल 180 प्रकरण के बारे में बताया गया है। प्रकरण का मतलब केसेस के बारे में बताया गया है, और लगभग 400 श्लोक सम्मिलित हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत लिए गए हैं, जैसे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि राज्य कैसे आया, साप्ताहिक सिद्धांत और मंडल सिद्धांत। इसको आप अपने नोट्स में बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला है आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, यानी कि मूल शंकर, इनके बचपन का नाम है दयानंद सरस्वती। वर्ष स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 10 अप्रैल 1875 को हुई थी बेटा आर्य समाज की, और मुंबई में हुई थी। और इसका आधार क्या है? तो देखिए वेदों पर आधारित है, कंप्लीट यानी पूरी तरीके से ये वेद पर आधारित समाज है। और देखिए यदि आप ध्येय वाक्य लिखते हैं, ये बहुत कम बच्चे लिखते हैं। ध्येय वाक्य क्या है आर्य समाज का? तो ध्येय वाक्य है प्रणवंतो विश्वमार्य, यानी कि मेक द वर्ल्ड नोबल, यानी मेक द वर्ल्ड नोबल। यदि मान लीजिए कि आर्य समाज की जगह पे दयानंद सरस्वती आ जाए, तो दयानंद सरस्वती का एक कार्य तो ये हो गया कि आर्य समाज की स्थापना की। फिर थोड़ा सा आप आर्य समाज के बारे में बता सकते हैं। और दयानंद सरस्वती के अलावा, इसके अलावा और क्या काम किया इन्होंने? तो देखिए इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन को हम उसी प्रकार समझ सकते हैं जिस प्रकार आज हम उसको कहते हैं घर वापसी, यानी कि यदि कोई हिंदू किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो चुका है तो उसको घर वापस बुलाना। देखिए जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराना, घर वापस बुलाना। तो इस प्रकार था शुद्धि आंदोलन जो कि इन्होंने चलाया था। और शुद्धि आंदोलन के अलावा इनकी बेटा एक और खास चीज है पाखंड खंडनी पताका। तो इन्होंने पाखंड खंडनी पताका भी लगाई थी। तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो आर्य समाज तो है ही,
उसके साथ ही दयानंद सरस्वती के बारे में आएगा तो आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है। तो पहले बात तो आप ये बताइए कि सत्याग्रह नॉर्मली होता क्या है। तो सत्य प्लस आग्रह यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है, गांधी जी कहते हैं कि जब तक सत्य उपलब्ध रूप से प्राप्त ना हो, यानी कि जब तक सत्य उपलब्ध ना हो जाए आपको, तब तक आपको आग्रह करना है। कैसा आग्रह? देखिए आग्रह आपका अहिंसक होना चाहिए, ठीक है, वायलेंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अहिंसक व मजबूत रूप से किया जाए। यही है गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह। कुछ थोड़ा सा यदि हम आगे इसका रूप देखें तो कैसा है कि विरोधी को कष्ट देना नहीं है। गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो विरोधी को कष्ट देना नहीं है, बल्कि स्वयं कष्ट उठाना है और धर्म की रक्षा करना है। ये गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह है। देखिए पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कब किया, ये तो आपके प्री के एग्जाम के लिए भी फायदे के लिए है। तो 1907 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। भारत में पहली बार सत्याग्रह तो 1970 आएगा, 17 आएगा, लेकिन ओवरऑल यदि पूछे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब हुआ है तो 1907 दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा एकात्म मानववाद यानी कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो सबसे पहले इस थ्योरी या इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। ये अवधारणा क्या कहती है, एकात्म मानववाद है क्या? तो बेटा ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके केंद्र में कौन है? केंद्र में है इंसान या व्यक्ति, व्यक्ति से जुड़ा परिवार, उसका परिवार से जुड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से जुड़ा विश्व और विश्व से जुड़ा ब्रह्मांड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एक व्यक्ति की भलाई कर रहे हैं तो आप अल्टीमेटली पूरे ब्रह्मांड की भलाई कर रहे हैं। तो देखिए इसका हम वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले एक नॉर्मल सेंटर में करिए व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति केंद्र में है। फिर व्यक्ति से जुड़ा क्या है? तो व्यक्ति से जुड़ा होता है उसका परिवार, और फिर परिवार से जुड़ा होता है क्या? उसका राष्ट्र या देश, ठीक है। और फिर आप ऐसे करके एक डायग्राम बना सकते हैं। तो व्यक्ति किसमें रहेगा? केंद्र में रहेगा। ये थ्योरी है एकात्म मानववाद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोवृत्ति का अर्थ क्या है? तो मनोवृत्ति का अर्थ आप एक तो पहली बात तो किसी भी वैज्ञानिक के अनुसार, किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार बोल सकते हैं। मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रहा हूं कि किसी संज्ञा या अन्य मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु के प्रति, तो संज्ञा या अन्य मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु में लगभग सारी चीजें शामिल हो जाती हैं जो आप देखते हैं अपने आसपास। विषय वस्तु के प्रति एक विशिष्ट भावना है, विशिष्ट यानी कि एक स्पेशल टाइप की थिंकिंग है आपकी। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा यदि आपसे पूछा जाए तो संज्ञा के अंदर ही 2-3 चीजें शामिल होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो संज्ञा में 3 चीजें ऑलरेडी शामिल हो गई। उसके अलावा क्या बोल रहा है कि अन्य मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु के प्रति एक विशिष्ट भावना है। इसके मेन 3 घटक होते हैं। देखिए वो सीधे सीधे ये भी पूछ सकता है कि मनोवृत्ति के घटक बताइए। तो मनोवृत्ति घटक तो ये हो गए। क्या क्या घटक हैं? तो बेटा पहला एक है संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष मतलब पहली बात तो आप किसी चीज के प्रति रूबरू होते हैं, किसी चीज को संज्ञान में लेते हैं। जैसे ये संज्ञान लेते हैं तो आपके मन में विचार आता है। उसके बाद भावात्मक पक्ष, आपके अंदर वो विचार आया, अब वो आपके अंदर भाव जागृत करेगा। अच्छा विचार होगा, अच्छा भाव जागृत करेगा। बुरा विचार होगा, बुरा भाव जागृत करेगा। और उस अच्छे या बुरे विचार से आप अभिप्रेरित होंगे, यानी कि मोटिवेट होंगे। और मोटिवेट होने के बाद लास्ट तीसरा घटक है व्यवहारात्मक पक्ष, यानी कि आप कैसे बिहेवियर, यानी कैसे व्यवहार करेंगे। तो व्यवहार उसी तरीके से करेंगे जैसे आपका क्रिया व्यवहार होगा, यानी कि आप एक्शन के रूप में आ जाएंगे। तो ये 3 इसके घटक होते हैं। हाँ देखिए डेफिनेशन जो होती है, परिभाषाएं, जैसे मनोवृत्ति पूछ लिया, तो आपको हर एक परिभाषा के अंदर आपको उदाहरण जरूर देना है और उदाहरण के माध्यम से समझाना है। तो उदाहरण क्या है इसका? किसी राजनीतिक दल के प्रति मनोवृत्ति। हो सकता है कि एक ही राजनीतिक दल है, 2 व्यक्ति हैं, वो दोनों अलग अलग मनोवृत्तियां उसके प्रति अलग अलग भाव रख रहे हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
प्रबोधक संचार यानी कि पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। तो सिकार्ड व बेकवेल मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि संप्रेषक द्वारा, देखिए एक एक शब्द का मतलब समझते जाएंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। संप्रेषक का मतलब होता है जो संदेश भेज रहा है, जैसे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। तो संप्रेषक द्वारा किसी उद्देश्य मतलब एक उसका एम होगा, दृष्टिगत मतलब ध्यान रखते हुए, तो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मनोवृत्ति यानी आपका एक तरीके से एटीट्यूड को परिवर्तित करने हेतु, मतलब कि मनोवृत्ति के परिवर्तन के लिए प्रेषित मतलब भेजी गई सूचना। उदाहरण के तौर पर मैं अपनी बात आपको पूरी तरीके से समझाने में सक्षम रहा हूं, यदि आप मेरी बात पूरी तरीके से समझ गए हैं तो ये जो मैं कर रहा हूं इसको बोलते हैं प्रबोधक संचार यानी पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। मैंने समझाया, सामने वाला पूरी तरीके से समझ गया। क्लियर? तो क्या कर रहे हैं सिकार्ड और बेकवेल ने इसकी डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है। देखिए उद्देश्य होना चाहिए, संप्रेषक यहाँ पे मैं हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, आपको पढ़ाना और क्लास की चीजों को समझाना, और आपके मनोवृत्ति परिवर्तन यानी कि आप कुछ नई चीजें सीखेंगे, नीति शास्त्र के बारे में सीखेंगे, तो ये मैं कर रहा हूँ एक तरीके से पर्सुएसिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रबोधक संचार। अब इसका उद्देश्य तो यही है कि मनोवृत्ति में परिवर्तन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं उदाहरण, आप थोड़ा सा थिंक करिए। तो अभी अगर हम अभी का उदाहरण लें तो लॉकडाउन के समय कोविड-19 के बारे में किस व्यक्ति के द्वारा उसकी सूचना प्रदान की गई, तो श्री अमिताभ बच्चन जी के द्वारा। तो श्री अमिताभ बच्चन की बात लगभग सारे लोग समझ गए, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, एक तरीके से प्रबोधक संचार किया यानी कि पर्सुएसिव कम्युनिकेशन किया है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि लोक सेवा के प्रति समर्पण की भावना क्या है। लोक सेवा के प्रति समर्पण की भावना, इसमें आप अपने दिमाग से सोच करके कुछ भी एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। देखिए समर्पण शब्द को यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है। समर्पण एक ऐसी मन स्थिति है यानी कि मन की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होता है। पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली प्रतिबद्ध है कि उसे ऐसा करना है, तो हम कह सकते हैं कि यार ये जो व्यक्ति है ये समर्पित है। और समर्पण क्या है, एक तरीके से डेडिकेशन, तो ये एक लोक सेवक का गुण भी है। अब लोक सेवा के प्रति समर्पण की भावना से मतलब क्या हुआ, तो लोक सेवक जो है वो अपने कार्य को मात्र नौकरी मान करके ना करे, तो हम ये बोल सकते हैं कि यार वो लोक सेवा के प्रति समर्पित है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि 6 से 8 घंटे की ये ड्यूटी है, मात्र नौकरी है। उद्देश्य क्या है, तो देखिए आप उद्देश्य बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पर शामिल किया है कि आम जनता की प्रशासन तक प्रभावी पहुंच। आप और लिख सकते हैं कि मजबूत लोकतंत्र की स्थापना, भ्रष्टाचार की कमी, पारदर्शिता की भावना बढ़ाना, बहुत सारे तत्व आप शामिल कर सकते हैं। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि सहिष्णुता तथा अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस, आपको पता है सहिष्णुता का अर्थ है सहन करना, यानी आप चीजों को बेयर कर रहे हैं, सह रहे हैं, तो आप टॉलरेंस हैं या टॉलरेट हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, देखिए कई प्रकार से परिभाषाएं दी जा सकती हैं। एक तो यह है कि अपने विरोधी विचारों, मतों, आदतों, व्यवहारों इत्यादि। देखिए इत्यादि शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि आप इत्यादि लगा रहे हैं मतलब आप और आगे बात कहना चाह रहे हैं, तो विरोधी विचारों, मतों, आदतों, व्यवहारों इत्यादि का सम्मान करना यानी कि उन्हें समझना, एक तरीके से सुनना, और सही व तार्किक होने पर, देखिए यदि वो सही हैं और तार्किक हैं तो आप उस पर सहमति प्रकट करिए, यही क्या है, सहिष्णुता है। अब अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना का क्या अर्थ हो सकता है, तो दुखी एवं कमजोर, अच्छा के यहाँ पे दुखी एवं कमजोर व्यक्ति एवं प्राणियों के प्रति भावना जो उनकी दुखपूर्ण स्थिति समझने तथा सहानुभूति से उत्पन्न होती है, यानी कि आप उस पूर्ण व्यक्ति को देख रहे हैं, प्राणी को देख रहे हैं, तो आप उसके दुख को समझ भी रहे हैं, आपके मन के अंदर सहानुभूति उत्पन्न हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि आपके अंदर जो है
वो अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना का भाव है। अब भारत में क्या है कि भारत में ये जो अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना की नीति है बेटा, वो है संरक्षणात्मक नीति की जगह संवेदनात्मक नीति होनी चाहिए। क्यों? हम अशक्त वर्गों के प्रति उनको आरक्षण दे रहे हैं, उनको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम उनका संरक्षण कर रहे हैं। जबकि यदि मान लीजिए कि वही नीति संवेदनात्मक हो जाए तो, यानी कि व्यक्ति संवेदना के तहत समझेगा उसकी हर बात को, तो ये इस नीति की जगह आवश्यक है। या आपके पास यदि अशक्त वर्गों के प्रति कुछ सरकार ने योजनाएं चलाई हैं तो भी आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, सामयिक बुद्धि का स्थान क्या है? तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन में ही पूछ रहा है वो। तो देखिए, सबसे पहले आप परिभाषा बताएंगे। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सामयिक बुद्धि क्या है। तो एक नॉर्मल परिभाषा ये है कि व्यक्ति जो है वो किसी संज्ञा के प्रति या आ रहे मनोभावों को आने देता है, अपने दिमाग तक उसको थिंक करता है, सोचता है, और उसके बाद उस पर अपना निर्णय या मत व्यक्त करता है। यानी कि एक ऐसी बुद्धि कि आ रहे मनोभावों को विचार में आने देना और एक तरीके से अपने संवेगों का प्रबंधन करना, इसे हम सामयिक बुद्धि कहते हैं। प्रशासन में देखिए क्या है इसका महत्वपूर्ण या क्या स्थान है? तो कार्य परिवेश में दबाव और तनाव प्रबंधन, यानी कि आपको पता है कि संसाधन बहुत कम होते हैं लोक सेवकों के पास, उनको उतने में ही बहुत कुछ करना पड़ता है। तो एक तो वो दबाव में रहते हैं। ये दबाव कई प्रकार के हो सकते हैं, प्रशासनिक दबाव हो सकता है, व्यक्तिगत दबाव, राजनीतिक दबाव। तो इसका तनाव प्रबंधन या दबाव प्रबंधन करने में। दूसरा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य प्रेरणा बनाए रखना। यदि कंडीशंस भी उल्टी हैं, परिस्थितियां अजीब हैं, तो भी कार्य प्रेरणा बनाए रखना, अपने आप को प्रेरित करते रहना और उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने में सामयिक बुद्धि का स्थान महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, 1N में जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भ्रष्टाचार के परिणाम। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने 4 पॉइंट कवर किए हैं। देखिए, देश की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि कोई देश बहुत ज्यादा भ्रष्ट है तो उसको एक हेयपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। फिर सेवा में गुणवत्तापूर्ण कमी, जितनी भी सेवाएं हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल पाती हैं। न्याय की कमी हो जाती है। प्रशासन पर अविश्वास, देखिए शासन और प्रशासन पर दोनों के ऊपर जनता का अविश्वास होता है। और उसके उपरांत आर्थिक विषमता का बढ़ना, यानी कि एक तरीके से देश के अंदर आर्थिक विषमताएं बढ़ती जाती हैं। ये इस भ्रष्टाचार के कुछ परिणाम हैं। चलिए, आज का हमारा आखिरी प्रश्न बच्चों, विसिल ब्लोअर की भूमिका। तो विसिल ब्लोअर को क्या हिंदी में क्या कहते हैं? विसिल ब्लोअर को हिंदी में कहते हैं भांडाफोड़ कार्यकर्ता, यानी कि एक भांडाफोड़ करता है, यानी कि क्या कार्य क्या है? तो सबसे पहले आप विसिल ब्लोअर की परिभाषा दीजिए। तो विसिल ब्लोअर की परिभाषा आप कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भी दे सकते हैं, आप विसिल ब्लोअर अधिनियम के तहत भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि वह व्यक्ति जो प्रशासन के अंतर्गत हो रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को उजागर करता है, यानी कि जनता के सामने लाता है। इसकी क्या भूमिका है? तो देखिए, पहली भूमिका तो यही है कि भ्रष्टाचार कम करने में। दूसरा है पारदर्शिता बढ़ाने में, शासन प्रशासन के प्रति पारदर्शिता को बढ़ाने में। और इसका एक आप उदाहरण बता सकते हैं, आरटीआई अधिनियम जो है, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम, इसी की वजह से, यानी विसिल ब्लोअर के तरीके से ही आया है। लोक सेवकों की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना, ठीक है, यानी जो लोक सेवक है वो अपनी शक्तियों को यदि दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसको रोका जा सकता है। और लास्ट है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की स्थापना। देखिए, यदि आप आंसर लिख रहे हैं और आप आंसर लिखते टाइम यदि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यदि वो उससे संबंधित है या फिर आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि एसडीजी से संबंधित है, तो आप इस बात को अपने आंसर में जरूर लिखिए। चलिए बच्चों, तो आज हमने मुख्य परीक्षा 2014 के एथिक्स पेपर का हमने 3 मार्क का क्वेश्चन जो थे वो सारे देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन की कड़ी लाएंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।